नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मेरा नाम है नीरज बाजपेयी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां काफ़ी कुछ चल रहा है। हालांकि बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, लेकिन बहुत कुछ घमासान वहां मचा हुआ है चुनाव के मद्देनज़र। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के तूफानी दौरे, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा, कई सारे शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी पिछले दिनों ही गृह मंत्री जी ने दौरा किया और अब खबरें हैं कि अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के अंत तक गृह मंत्री जी के साथ साथ दूसरे लोग भी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी एक 2 दिवसीय दौरा वहां तय है। ये दौरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो बहुत सारी स्कीम्स, कार्यकर्ता सम्मेलन, पंचायत के सदस्यों से मिलना, ये सब कुछ चल रहा है। और इस बीच आपको याद होगा एक बड़ा फैसला भी हुआ है और वो फैसला है नीट यानी मेडिकल की परीक्षा में जो 15% का पर प्रांतीय नॉन डोमिसाइल फ्री कोटा होता था, उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया गया है और उसी के साथ साथ उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए भी 10% यानी 27 उनके लिए, 10 इनके लिए भी कर दिया गया है। ये एक बड़ा मेरे हिसाब से गेम प्लान है जिसको समझना चाहिए। अब ये चर्चा आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र जो बीजेपी अपनी विसात बिछा रही, जो अपनी स्ट्रेटजी सामने रख रही है, वो चारों तरफ से विपक्ष को घेरने की कोशिश के तौर पे देखनी चाहिए। एक तरफ विकास के बड़े एजेंडे जो सामने रखे जा रहे हैं तथ्यों के साथ, नई योजनाओं के साथ, दूसरी तरफ जो यूपी की स्पेशलिटी यूएसपी है कि वहाँ जाति समीकरण फिट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको भी ध्यान में रख रही हैं राजनीतिक दल। अब इस मद्देनज़र किसकी पैठ कितनी मजबूत बनती है, इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही हाई कोर्ट के वकील हैं। एमएच खान साहब हमारे साथ हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मैं तो कहूँगा पार्टी से भी संबद्ध ही मान के चलिए इनको। इसके साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे ही बातचीत होगी। और दो हमारे विशेष मेहमान पत्रकार, हमारे मित्र हमारे साथ हैं। शरद प्रधान जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही हर्षवर्धन जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आज चर्चा शुरू करना चाहता हूं अपने पत्रकार मित्रों के साथ, जिससे कि संदर्भ सेट हो जाए और फिर मैं अपने राजनीतिक मित्रों से जवाब लूँगा। शरद प्रधान जी से पहले मैं हर्षवर्धन जी के पास आज चलता हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो मैंने अभी अपनी ओपनिंग कमेंट में कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ जाति समीकरण भी बहुत अच्छे से बिछा दिया है उसने। ओबीसी को साधना हो, ब्राह्मणों को साधना हो, दूसरों को साधना हो, वो सब एक साथ हो रहा है। क्योंकि अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा गया था और अब ये ओबीसी वाला तुर्क का पत्ता भी चल दिया गया है। क्या इसकी काट होगी विपक्ष के पास? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मूल बात यह है कि चुनाव जीतने के लिए क्या करना होता है। तो करना यही होता है कि जो मतदाता वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा वो आपके ऊपर भरोसा कर ले। और नरेंद्र मोदी फिनोमिना के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कमोबेश एक ऐसा उसने वर्ग तैयार कर लिया है जो पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी। आज उसमें जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कई टीवी चैनलों पर चलता है कि अब की बार ओबीसी सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत अच्छे से पता है। और जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी कि 10% मतदाता लगभग हर संसदीय क्षेत्र में बढ़े थे और वो उनका कंटिन्यूएशन रहा 2014, 2017 और 2019। अब 2022 में बदला क्या है? अगर हम 2022 में बदला क्या है का जवाब खोजने निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ एक लीडरशिप के तौर पर, एक ब्रांड के तौर पर मजबूत करने में खुद को कामयाब रहे हैं। और जो दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक तो विकास का काम होता हुआ दिखे, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर बेहतरी रहे, उन दोनों पर योगी सरकार ने बेहतर काम किया। और जिसको हम कहते हैं कि ब्रांड पॉलिटिक्स, यानी हिंदुत्व ब्रांड कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी का अपना जो मतदाताओं को एक साथ लाने की कोशिश है। तो आप अगर देखें तो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे विंध्यवासिनी कॉरिडोर हो, चाहे ब्रज में होली का कार्यक्रम हो, चाहे अयोध्या में दीपावली का कार्यक्रम हो, या फिर
प्रयागराज में कुंभ के बहाने ढेर सारे विकास के काम करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक उस मोर्चे पर काम करती है। दूसरा, हर छोटी बड़ी जाति, यहां तक कि उन्होंने ये जोखिम भी लिया कि कहीं सवर्ण मतदाता नाराज ना हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये जोखिम लिया ये कहते हुए कि हमने सीटें बढ़ा दी हैं और इसलिए अब जो ओबीसी हैं उनको भी ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह पर अपना, जिसको कहते हैं कि नट बोल्ट दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, जिससे 2022 में 2014, 17 और 19 वाली जो एक मजबूती है वो बनी रहे। हर्षवर्धन जी, क्या इससे अपर कास्ट नाराज नहीं होंगे? नीरज जी, देखिए ये कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो जिन जिन वजहों से अभी कहा गया, तो उसमें ज्यादातर यह है कि राजनीतिक दलों के बीच के अपर कास्ट नाराज हैं। अब जमीन पर कितना नाराज है ये तो अभी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, और इसको लेकर मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम कहते हैं कि चुनाव नजदीक आएगा तो शायद टिकट वितरण और दूसरी जो चीजें होंगी वो बहुत फर्क डालेंगी। लेकिन अभी अगर हम कहें तो अभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में जरूर है कि वो कहते हैं, सतीश मिश्रा आ गए, कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण भाजपा से नाराज हो गए, जो पहले सपा केस लड़ रही थी अब वो बसपा लड़ने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सेंटिमेंट है, क्या उस सेंटिमेंट के लिए जो जमीन है उस पर विपक्ष ने काम किया क्या, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। जी अच्छा, पॉलिटिकल मित्रों की तरफ चलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये जो पूरा मिशन यूपी के तहत आपने एक बड़ी स्ट्रेटजी का ऐलान किया है, तो ताज़ा जो आप लोगों ने ये नीट में रिजर्वेशन लागू किया, इसका क्रेडिट अखिलेश जी ले रहे हैं, कह रहे हैं ये तो आंदोलन मेरा था, ये मेरी जीत है। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको आज बधाई दूंगा कि पिछले कई दिनों से या पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश के हर, जब भी डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, तो केवल एक ही विषय था कि किस जाति के समीकरण किसके साथ फिट बैठेंगे। लेकिन कम से कम आज आपके चैनल ने और आपने ये बहस लेकर के आए हैं कि विकास के मॉडल पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा। मैं बहुत साधुवाद करूंगा कि कम से कम जो कई दिनों से विकास का मॉडल डिरेल करने का विपक्ष का प्रयास था, आज वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नीट के विषय में बहुत दिनों से इस बात की अपेक्षा थी कि मेडिकल एजुकेशन में जो 27% का कोटा है वो मिलना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो मिलना चाहिए, और 2014 के बाद से जो देश में बड़े ऐतिहासिक सुधार हुए हैं उनमें से एक ये भी है। देखिए, जो आरक्षण का विषय है उस विषय की बहुत सतही समीक्षा नहीं हो सकती है, उसको जब भी देखेंगे तो हम संविधान सभा की उस बहस के साथ देखेंगे।